हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात बीते दौर के भुला दिए गए स्टार सुरेश की, जिन्होंने 1930 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया। 1940 के दशक में वो हीरो बने और फिर बहुत जल्द उन्होंने स्टारडम भी हासिल कर लिया था। सुरेश के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से ही मेरे मन में रही थी, लेकिन उनके परिवार में कौन कौन है और कहां है ये पता मुझे नहीं चल पाया। हालांकि इंटरनेट पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ी बहुत और फिल्मों के बारे में काफी जानकारी जरूर मिली, लेकिन इंटरनेट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उस तमाम जानकारी को क्रॉस चेक करना भी जरूरी था। ऐसे में बीते हुए दिन के निकट सहयोगी मुंबई स्थित वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार अरुण कुमार देशमुख जी और दिल्ली के संजीव तंवर मदद के लिए आगे आए। उनसे कुछ खास बातें पता चली, जिसके लिए बीते हुए दिन उनका आभारी है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुरेश का असली नाम नसीम अहमद था, लेकिन ये बात सही नहीं है। उनका असली नाम नसीम नहीं, नाजिम अहमद था। उनका जन्म 13 नवंबर 1928 को गुरदासपुर में हुआ था, जो पंजाब में है। और इंटरनेट के ही अनुसार सुरेश ने प्रभात फिल्म कंपनी की साइलेंट फिल्म गोपाल कृष्ण में कृष्ण की भूमिका से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा था। संजीव तंवर की किताब साइलेंट सिनेमा इन इंडिया 1913 to 1934 के पेज 404 पर फिल्म गोपाल कृष्ण के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार ये फिल्म गिरगांव मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 दिसंबर 1929 को प्रदर्शित हुई थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि 13 नवंबर 1928 को जन्मे सुरेश अर्थात नाजिम अहमद ने उम्र के पहले ही साल में फिल्म का टाइटल रोल कर लिया था। क्या ये संभव है? इस तस्वीर में कृष्ण के रूप में दिख रहा बच्चा क्या वाकई 1 साल का था? नहीं। दरअसल फिल्म गोपाल कृष्ण का टाइटल रोल जिन सुरेश ने किया था वो नाजिम अहमद नहीं थे, बल्कि वो सुरेश नाम का ही एक महाराष्ट्रियन बच्चा था। उसकी उम्र 5-6 साल थी और वो कोल्हापुर के पास के देहात सांगोले का रहने वाला था। वी शांताराम ने इस बात का जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। सुरेश की शुरुआती फिल्मों में साल 1937 के निशाने जंग और दादा साहब फाल्के के करियर की आखिरी फिल्म गंगावतरण का भी जिक्र मिलता है, लेकिन तमाम रेफरेंस बुक्स में निशाने जंग की कास्ट में सुरेश का नाम ही नहीं है। और गंगावतरण में अगर है तो वो है सुरेश परदेसी, जो शायद कोई और अभिनेता था। सुरेश का नाम सबसे पहले रंजित मूवीटोन के बैनर में बनी साल 1939 की फिल्म ठोकर में मिलता है। इस फिल्म के डायरेक्टर A.R. कारदार थे। ये इसलिए भी सही प्रतीत होता है क्योंकि कारदार ने ही आगे चलकर सुरेश को स्टार बनाया और फिर अपनी कई फिल्मों में बतौर हीरो रिपीट भी किया। साल 1940 की रंजित की ही फिल्म दिवाली में भी सुरेश नजर आए थे। इसलिए कहा जा सकता है कि सुरेश को इंट्रोड्यूस कारदार ने ही किया था। सुरेश ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉम्बे टॉकीज की भी 4 फिल्में की। वो फिल्में थीं 1940 की बंधन, 1941 की अनजान और नया संसार और 1942 की बसंत। फिल्म बसंत का सुपरहिट गीत तुमको मुबारक हो ऊंचे महलिए, हमको तो प्यारी हमारी गलियां मास्टर सुरेश और मुमताज शांति पर पिक्चराइज हुआ था। सुरेश इस फिल्म में मुमताज शांति के भाई के रोल में नजर आए थे। साल 1946 की फिल्म सोना चांदी में सुरेश पहली बार हीरो बने। साल 1948 के रंग महल में भी वो हीरो थे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन सुरैया थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कोई करिश्मा नहीं कर पाई। और फिर आई
साल 1949 की दुलारी। A.R. कारदार की ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने सुरेश को स्टार बना दिया। A.R. कारदार ने अपने पसंदीदा कलाकार सुरेश को 1950 की दास्तान, 1951 की जादू, 1952 की दीवाना और 1955 की यास्मीन में भी बतौर हीरो पेश किया और ये सभी फिल्में हिट रहीं। हालांकि उसी दौरान साल 1950 में सुरेश पाकिस्तान चले गए थे। वहां 2 फिल्मों दो किनारे और ईद में काम किया, लेकिन पाकिस्तान में मन नहीं लगा तो अगले ही साल यानी 1951 में वो वापस भारत लौट आए। A.R. कारदार की फिल्मों के अलावा 1950 के दशक में सुरेश ने गूंज, चार चांद, रिश्ता, कैदी, अजीब शुक्रिया और सट्टा बाजार जैसी बाहर के बैनर की भी कई फिल्में की। उस दौरान उन्होंने मधुबाला, सुरैया, नलिनी जयवंत, श्यामा, उषा किरण, वैजयंतीमाला, निगार सुल्ताना, पद्मिनी, गीता बाली, विजया चौधरी जैसी लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया। साल 1961 की 3 उस्ताद में उनकी हीरोइन अमीता थीं। अपने दौर के सुपरहिट गीत सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, मिल मिल के गाएंगे 2 दिल यहां, एक तेरा एक मेरा, तस्वीर बनाता हूं तेरी खूने जिगर से, बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना, और तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, सुरेश पर ही पिक्चराइज हुए थे। 1960 के दशक में बतौर हीरो सुरेश के करियर का ग्राफ ढलने लगा तो उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स का रुख कर लिया। करियर के इस नए दौर में उन्होंने आपकी परछाइयां, अमन, दुनिया, नन्हा फरिश्ता, मेरे हमसफर, राजा रानी और रेशम की डोरी जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स किए। साल 1976 की अदालत सुरेश की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म थी जिसमें वो एक छोटे से रोल में नजर आए थे। 1939 से 1976 तक के अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने 45 फिल्मों में काम किया और फिर सुरेश ने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला उनके लिए दुर्भाग्य लेकर आया। सुरेश ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म गंगा और सूरज शुरू की। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, शशि कपूर, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित और अनवर हुसैन जैसे बड़े स्टार्स काम कर रहे थे। फिल्म का काफी हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन तभी मेन विलेन अनवर हुसैन बीमार पड़ गए। अनवर हुसैन की बीमारी की वजह से फिल्म रुक गई। उनकी जगह कादर खान को लेकर कई सीन रीशूट करने पड़े। सुरेश ने अपनी तमाम जमा पूंजी इस फिल्म में लगा दी थी। पैसे की तंगी और फिल्म का अधूरा रह जाना, इन बिगड़े हालात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 14 जुलाई 1979 को महज 50 साल की उम्र में अपने सपने को अधूरा छोड़कर वो दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि उनकी इस असामयिक मौत के पीछे एक वजह और भी थी। अभिनेत्री शम्मी आंटी ने अपने इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया था कि साल 1970 में उनकी शादी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुल्तान अहमद से हुई थी, लेकिन 7 साल बाद उन्हें पति से अलग हो जाना पड़ा था और इसकी वजह थी पति की जिंदगी में दूसरी औरत का आ जाना। उन्होंने कहा था कि वो औरत सुरेश की पत्नी थी। सुरेश पर रिसर्च के दौरान हाल ही में मैंने त्यागपत्र और मंगल दादा जैसी चर्चित फिल्मों और गुलशन गुलफाम, कथा सागर, परंपरा जैसे भारी भरकम टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर रमेश गुप्ता जी से बात की। शम्मी आंटी की बातों की पुष्टि करते हुए गुप्ता जी ने जो कुछ कहा वो उनकी अनुमति से मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुप्ता जी ने बताया, फिल्म गंगा और सूरज पहले सुल्तान अहमद ही डायरेक्ट करने वाले थे। इस सिलसिले में सुरेश से उनका मिलना जुलना और उनके घर पर भी आना जाना होता था। ऐसे में सुरेश की पत्नी की सुल्तान अहमद से नजदीकियां बढ़ी और एक रोज वो पति का घर छोड़कर सुल्तान अहमद के साथ रहने आ गईं और इसकी वजह से शम्मी आंटी उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये शम्मी आंटी ही थी जिन्होंने सुल्तान अहमद को प्रोड्यूसर बनाया था। सुल्तान अहमद की फिल्मों हीरा और गंगा की सौगंध की
को प्रोड्यूसर शम्मी आंटी थी। ये दोनों ही फिल्में डाकुओं की कहानी पर बनी थी। दोनों ही फिल्में हिट हुई और शायद इसीलिए सुरेश ने सुल्तान अहमद को डाकुओं की ही कहानी पर बनने वाली अपनी फिल्म गंगा और सूरज के डायरेक्शन के लिए चुना। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुरेश पत्नी की इस बेवफाई से पूरी तरह टूट चुके थे। पत्नी के अलावा उनके परिवार में और भी कोई था या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। फिल्म गंगा और सूरज में सुल्तान अहमद की जगह ए सलाम आ गए थे। ये फिल्म सुरेश के गुजरने के 1 साल बाद साल 1980 में रिलीज हुई थी। सुरेश की बदकिस्मती कि वो अपने इस सपने को पूरा होता नहीं देख पाए। तो ये थी कहानी बीते दौर के भुला दिए गए स्टार सुरेश की, जो N.A. सुरेश के नाम से जाने जाते थे। इस जगमगाती दुनिया की चमक दमक के पीछे छिपे गहरे अंधेरे का पता इस दुनिया में कदम रखने के बाद ही चलता है। भावुक कर देने वाले ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिन्हें छिपा कर रखना ही बेहतर है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 111 की। बेटी की यादों में बसे पिता हसरत जयपुरी की यादें, बेटी किश्वरी जयपुरी की जुबानी, बीते हुए दिन के दर्शकों के लिए वो यादें जो शायद ही कभी भुलाई जा सकें। अगर हमारा ये चैनल और ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमारी व्यूअरशिप का एक सीमा से आगे न बढ़ पाना कभी कभी हमारे उत्साह और जोश को ठंडा करने लगता है। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, जल्द मिलते हैं हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।